में बांटा। इसने कहा पहला तो हमारा क्या है, सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु, और दूसरा है सामाजिक संबंधों का स्वरूप। सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु क्या है कि जो भी हमारे सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु है उस पर सामाजिक संबंधों के स्वरूप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई ऐसा पक्ष नहीं बचा है जिसका अध्ययन कोई ना कोई सामाजिक विज्ञान नहीं करता है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का क्षेत्र ऐसा था जिसका कोई भी अन्य विज्ञान अध्ययन नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम किसका अध्ययन करेंगे, ऐसा अध्ययन का क्षेत्र चुना कि जिसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। इन्होंने भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के दो पक्ष बताए हैं, स्वरूप एवं अंतर्य वस्तु। स्वरूप से मतलब बाहरी स्वरूप, और अंतर्य वस्तु उसके अंदर क्या है। उदाहरण के लिए एक घड़ा है, अगर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं घड़े का, तो हम बाहरी रूप से अध्ययन करेंगे, स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि ये एक मिट्टी का बना है, इसको कुम्हार ने इस तरह से चाक पे चढ़ा के बनाया है, और इसको किस तरीके से उसने इसकी रचना की, और उस रचना के बाद उसने इसका निर्माण किया। अब अंदर हम उसमें क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, शराब भर रहे हैं, दूध भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, इसका हमें अध्ययन नहीं करना है। अंतर वस्तु क्या है, इसका हमें अध्ययन नहीं करना है। तो एक तो इन्होंने कहा भौतिक और अभौतिक, यही है कि भौतिक क्या है हमारी संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या है। तो बाहरी पक्ष के अर्थात स्वरूपों का अध्ययन करना, और इसी प्रकार से हम अंतः वस्तु का, मतलब जो दूसरी इन्होंने इसका बताया है कि अंतः वस्तु का हम अध्ययन करेंगे। तो अंतः वस्तु क्या होगी हमारी, कि उसके अंदर क्या रखा है उसका हम अध्ययन किया। पानी है, चाय है, शराब है, या और भी अन्य कोई भी चीज़ उसमें हमने जो भरी है वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बाहरी स्वरूप पर अंदर रखी हुई चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा समाज में बाहरी स्वरूप की संस्थाओं का उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पर जो अंदर क्या किया जा रहा है उसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको बताने का प्रयास किया है। दूसरे समाजशास्त्री हुए टानीज, इनका क्या विचार है, इनका कहना है कि शुद्ध अथवा स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इन्होंने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है और सामाजिक संबंधों के मौलिक संबंधों के तथ्यों तथा जानकारी का विश्लेषण किया है। इन्होंने दो मौलिक रूप बताए हैं, समुदाय और समाज। इन्होंने दो रूपों की बात करी है, पहला है समुदाय और दूसरा है समाज। तो सबसे पहले हम देखेंगे समुदाय क्या है। समुदाय व्यक्तियों का संघ है, इनकी एकता रक्त संबंध की प्राकृतिक शक्ति से पैदा होती है। मतलब समुदाय के अंदर जो व्यक्तियों का संघ है उनमें जो एकता है वो काय से पैदा होती है, रक्त संबंध की प्रकृति से। इनमें जैविक इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है इनके अंदर, जैविक इच्छा। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, क्योंकि समुदाय के अंदर कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए उस समुदाय का सदस्य नहीं बन सकता है। इसलिए जो भी इच्छाएं होंगी वो कैसी होंगी, सामूहिक होंगी। यह प्रकृति का परिणाम है। इस जैविक एकता के फलस्वरूप संपत्ति सारे समुदाय की होती है तथा परिवार कानून होता है। तो यानी कि सारी जो भी चीज़ है वो पूरे समुदाय की है, और जो भी संपत्ति या वो है वो क्या है, एक कानून के इसमें होता है। दूसरा है समाज। समुदाय व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल है।
इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार अंत्यक्रिया करते हैं तथा स्वयं के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। समाज प्रकृति की उपज नहीं है तथा किसी भी प्रकार की प्रकृति जीव भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि समाज क्या है? समुदाय व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब जो भी कुछ हम समुदाय के अंदर कर रहे हैं और उसका जो जाल बिछा हुआ है वो क्या है? समुदाय है। मतलब समाज का एक छोटा भाग समुदाय है और उसकी जो प्रकृति है, समाज की जो प्रकृति की उपज नहीं है तथा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक जीव भी नहीं है। तो इस आधार पर आदिम समूह, परिवार तथा जनजातियाँ, समुदाय, ये सब इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। तो इस आधार पर इन्होंने टार्नेज ने कहने का है तात्पर्य था कि इतिहास में परिवर्तन समुदाय से समाज की ओर, लोगों की संस्कृति से सभ्यता की ओर और राज्य की ओर होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया लौटती नहीं है। संक्षिप्त में यह बताने का प्रयास करा है। मतलब जो स्वरूप है इसका हम अध्ययन करते हैं, ये लौटती नहीं है जो एक बार देखते हैं, आगे इसमें परिवर्तन होता जाता है। तीसरे जो विचारक हैं उन्होंने अपनी बात कही है वो है वॉन वीच के विचार। मतलब जो जॉर्ज सिमल ने कहा उसी का ये समर्थन करते हुए उसको इन्होंने और अधिक बताने का प्रयास किया है। इनके शब्दों में, मेरा लक्ष्य समाजशास्त्र को निश्चित रूप से अन्य विज्ञानों से अलग तथा स्थिरता से व्यवस्थित और दृढ़ता से संगठित एक विशिष्ट विज्ञान का रूप देना था। ये क्या कहते हैं कि जो सिमल की तरह वॉन वीच भी यही सोचते थे कि विशिष्ट विज्ञान बनाने का मात्र यही तरीका था कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूपों का विज्ञान हो। इस आधार पर उन्होंने उसी को समर्थन करते हुए आगे अपनी बात को रखा है। अर्थात इन्होंने अंत में यही कहा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। फिर चौथे समाजशास्त्री आए वीरकांत। इनका क्या कहना है? स्वरूप का अध्ययन तो इन्होंने भी कहा, लेकिन इस संप्रदाय को बढ़ाते हुए उन्होंने अपने पूर्व जितने भी विचारक हुए उनका अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट और सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इन्होंने यश, स्नेह, प्रेम, लज्जा, सम्मान, समर्पण, घृणा, संघर्ष, सहयोग आदि को सामाजिक संबंधों का आधार बताया है। समाजशास्त्र को संबंधों के जन्म और विकास का अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसे तो मात्र उन आधारों का अध्ययन करना चाहिए जिनके कारण व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। मतलब वीरकांत जी क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है कि समाजशास्त्र उन सामाजिक संबंधों के अंकीय स्वरूपों का अध्ययन है जो मानवों को एक दूसरे से बांधते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि मानव समाजशास्त्र जो है विशिष्ट विज्ञान के रूप में इसको अध्ययन करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्तियों को परस्पर बांधना है। हम जो स्वरूपों का अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से संबंध हैं जो व्यक्तियों को परस्पर बांधते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन। तो ये हमारे संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं जो एक दूसरे को परस्पर बांधे रखते हैं। पांचवें इसके अंतिम जो विचारक हुए, इन्हीं के आगे
उनके पूर्व ने जो कुछ कहा उनके पद चिन्हों पे आगे चलते चलते इन्होंने कहा, ये हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का भी समाजशास्त्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो पद्धति इन्होंने समाजशास्त्र को दी है विज्ञान के रूप में, इन्होंने सामाजिक क्रिया को अत्यधिक महत्व दिया है। तो उनका कहना है कि विषय क्षेत्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने अपनी परिभाषा में व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक ज्ञान कराने का प्रयास करता है। इसके आधार पर इन्होंने 2 विशेषताएं बताई हैं। पहला है सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम समाज में कुछ भी कर रहे हैं सारी क्रियाएं हमारी सामाजिक क्रियाएं, नहीं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कही कि ये व्यवहारों से प्रभावित होनी चाहिए। मतलब जो भी क्रिया हम कर रहे हैं तो सामने वाला उससे प्रभावित होना चाहिए या किसी के व्यवहार से हम प्रभावित होकर वो क्रिया कर रहे हैं। तो 2 इन्होंने इसकी मुख्य विशेषताएं बताते हुए कहा कि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए और वे व्यवहार को प्रभावित करनी चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करना जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। संबंधों का अध्ययन तो करें, लेकिन किनका, इन 2 विशेषताओं के आधार पर करना चाहिए। इस आधार पर व्यक्तियों के व्यवहार, क्रियाओं और इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि व्यक्तियों के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं जो भी हम क्रियाएं समाज के अंदर करते हैं, तथा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और उस व्यवहार से या उस क्रिया से हम क्या करते हैं, किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अवलोकन करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना तथा तर्क तथा अनुभव से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के मानने वाले विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं, उनका अपने अपने मतानुसार कहने का तात्पर्य यही है कि हमें ऐसी उसका प्रयोग करना चाहिए कि हम सिर्फ समाजशास्त्र के अंदर विषय वस्तु के रूप में उन्हीं को रखें जो कि क्या करते हैं, बाहरी स्वरूप का अध्ययन करते हैं। और फिर आते हैं दूसरे।